नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव वैसे तो आर्थिक रूप में भी क्षेत्र में भी पड़ा था, राजनीतिक क्षेत्र में भी पड़ा था, धार्मिक क्षेत्र में भी पड़ा था और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी पड़ा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर हुआ था ये आपके आर्थिक क्षेत्र में देखने को मिला था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके दो सूचियाँ दी गई हैं और एक तरफ आपके ब्रिटिश उपनिवेशात के चरण दिए गए, दूसरी तरफ इनकी विशेषता दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो वाणिज्यिक चरण था ये आपके 1757 से 1813 तक चला था और इसमें आपके इसकी जो विशेषता थी आपका एकाधिपत्य व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग का काल था ये। जो औद्योगिकरण का जो चरण था ये आपके 1813 से 1860 तक था और इसमें आपके मुक्त व्यापार का काल इसको माना जाता है। और जो वित्तीय पूंजीवाद का जो चरण था ये आपका 1860 से लेकर 1947 तक था और इसमें आपके ब्रिटिश पूंजी के निवेश का काल इसे माना जाता है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू की गई थी। तो अंग्रेजों की जो लूट शुरू हो गई थी, आपकी जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई थी भारतीय क्षेत्र में। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध आपके 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की तो विजय हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और ये मीर जाफर और अन्य लोगों की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला ये युद्ध हार गए थे। जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये आपके 1764 में हुआ था और ये युद्ध आपके अंग्रेजों और संयुक्त सेना के बीच हुआ था। और संयुक्त सेना में एक तो आपके अवध के नवाब थे, दूसरे आपके मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे और तीसरे आपके बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने इस युद्ध में हरा दिया था। और ये ध्यान रखना, 1764 में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद इनके साथ अलग अलग संधियाँ की गई, जिनको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें जो कंपनी का जो व्यापार करने का जो एक अधिकार था भारत के लोगों के साथ, इस व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और चीन और चाय का व्यापार के अधिकार इनके पास रहने दिया गया था। तो इस हिसाब से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। तो जो स्थायी बंदोबस्त है इसको तो भारत में अपनाया गया था और इस स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत भारत में आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी और इसकी शुरुआत आपके 1793 में की गई थी। और ये आपके जो उपज का जो 90% जो भाग देना होता था ये आपके अंग्रेजों को देना होता था और ये आपके 19% भूमि पर इसको लागू किया गया था। और इसमें जो स्थायी बंदोबस्त में जो आपके वसूली का जो अधिकार दिया गया था ये आपके जमींदार को दिया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त तो भारत में लागू की गई थी। जो रैयत वाली व्यवस्था ये भी भारत में लागू की गई थी और रैयत वाली व्यवस्था की शुरुआत भारत में 1820 में शुरू की गई थी। और इसमें आपके कर्नल रीड और थॉमस जो मुनरो थे, इनके नेतृत्व में इस रैयत वाली व्यवस्था को लाया गया था और ये 51% क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया था। और इसमें उपज का 50% आपके अंग्रेजों को देना होता था और रैयत का मतलब किसान होता है। और इसमें जो वसूली का जो अधिकार था सीधा जो अंग्रेज थे सीधे किसानों से वसूली करते थे। जो मालवाड़ी व्यवस्था थी ये भी भारत में लागू की गई थी और 1822 में मालवाड़ी व्यवस्था को भारत में लागू किया गया था और होल्ट मैकेंजी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। और इसमें जो डील की गई थी या जो मतलब वसूली का जो अधिकार दिए गए थे या टैक्स को इकट्ठा करने का या भू राजस्व इकट्ठा करने का जो अधिकार दिया गया था, ये जो गांव का जो मुखिया होता था उसको दिया गया था। माल का मतलब होता गांव। और इसमें जो उपज का जो होता था इसमें भी 50% की वसूली की जाती थी। जो लेकिन जो देयशाला व्यवस्था ये भारत में लागू नहीं की गई थी और आपको ये बताना था कि भारत में कौन सी व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। तो देयशाला व्यवस्था भारत में लागू नहीं हुई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी। तो भारत में जो पहली रेल लाइन बिछाने का जो काम किया था ये आपके लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस रेल लाइन की शुरुआत आपके 1853 में हुई थी और ये मुंबई से ठाणे के बीच ये पहली रेल लाइन चली थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत से ब्रिटिश की ओर संपत्ति का अपवहन या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत दिया था ये आपके दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और दादा भाई नौरोजी थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे और ये आपके 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। और पहली बार तो ये आपके 1986 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, दूसरी बार आपके 1893 में अध्यक्ष बने थे और तीसरी बार आपके 1906 में आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वहीं जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये भी आपके उदारवादी दल के नेता थे और ये कांग्रेस के शुरुआती नेता थे और ये आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी रहे थे। और इन्होंने 1905 में आपके कांग्रेस की भी अध्यक्षता की थी। और ये जो 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये आपके बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आपके
गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और इसी गोपाल कृष्ण गोखले ने आपके 1905 में आपके सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी, तो ध्यान रखना। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये भी आपके उदारवादी दल के नेता थे। और जो 1895 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, और यह अधिवेशन आपके कलकत्ता में हुआ था। और इसी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आपके 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का भी गठन किया था। और जो लाला लाजपत राय, ये आपके गरम दल के नेता हैं, समाज सुधारक के क्रांतिकारी थे। और ये लाल पाल की जो त्रिगुट था, इसमें ये लाला लाजपत भी एक थे। और इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और जो 1928 में जो साइमन कमीशन भारत में आया था, उसके विरोध में इनके ऊपर लाठी से प्रहार किया गया था। और इनके सिर पे गंभीर चोट लगी थी, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1853 में लॉर्ड हेलोजी ने पहली टेलीग्राम लाइन की शुरू की, वो किसके बीच थी? तो जो भारत में जो टेलीग्राम की जो शुरुआत की गई थी, ये सबसे पहले आपके 1853 में हुई थी। और इसकी शुरुआत भी आपके लॉर्ड हेलोजी ने की थी, जिसने आपके रेलवे की शुरुआत की थी। और जो ये आपके जो टेलीग्राम की जो लाइन की शुरुआत की गई थी, ये आपकी कलकत्ता से और आगरा के बीच शुरू की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुंबई और ठाणे के बीच चली गई थी, आप भारत की पहली रेल चली थी। तो इसमें डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली में निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? तो भारत में जो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणालियाँ अपनाई गई थी, इसमें जो सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ था, ये आपके जमींदारों को मिला था। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो जो भारत में पहला सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना आपके 1854 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके मुंबई में की गई थी। और जो मुंबई है, आपके महाराष्ट्र की राजधानी है। और ये भारत की वित्तीय राजधानी भी इनको कहा जाता है। जो सूरत है, ये आपके गुजरात में है। और सूरत को आपके टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो अहमदाबाद है, ये आपके गुजरात में है। और इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये अहमदाबाद आपके साबरमती नदी के किनारे है। जो कोयम्बटूर है, ये आपके तमिलनाडु में है। और इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों में सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो जो बंगाल में जो स्थायी भूमि व्यवस्था शुरू की गई थी, या स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत हुई थी, इसमें तो जो वसूली का अधिकार दिया गया था, आपके जिम्मेदारों को दिया गया था। और जो मालवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें जो वसूली का जो अधिकार दिया गया था, ये आपके गांव के मुखिया को दिया गया था। लेकिन जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, इसमें आपके किसानों से सीधा अंग्रेज भू राजस्व व्यवस्था लेते थे, या टैक्स लेते थे। तो इसमें किसानों की जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था में की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काल किसके द्वारा बंगाल और बिहार की स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था, या परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? तो या स्थायी बंदोबस्त बोले, या इस्तमरारी बंदोबस्त बोले, तो इसकी शुरुआत जो की गई थी, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और ये शुरुआत कब की थी? आपके 1793 में की गई थी। और इसमें उपज का 90% टैक्स के रूप में देना पड़ता था, 10% किसानों को अपने पास रखना पड़ता था। और ये आपके 19% के क्षेत्रफल में लागू की गई थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो रॉबर्ट क्लाइव थे, बंगाल के पहले गवर्नर थे। और जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, ये भी आपके रॉबर्ट क्लाइव के समय हुई थी। और 1764 के बक्सर की युद्ध बाद ये आपके इलाहाबाद की संधि हुई थी। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और इन्होंने इजारेदारी व्यवस्था को लागू किया था। और इस इजारेदारी व्यवस्था को जो लागू किया था, ये आपके 1772 में इसको लागू किया गया था। और इस इजारेदारी व्यवस्था में ये सिस्टम था कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला जो होता था, उसको वसूली का अधिकार दिया जाता था। और ये आपके पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, 5 साल की ये ठेके की व्यवस्था थी। और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता, उसको आपके टैक्स वसूलने का अधिकार मिलता था, या वसूली का अधिकार दिया जाता था। वहीं जो लॉर्ड वेलेस्ली है, ये आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। और जो चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ये आपके लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। और इस लॉर्ड वेलेस्ली ने आपके जो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, ये आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। और ये स्थापना आपके 1800 में की थी। और लॉर्ड वेलेस्ली का जो समय था, ये आपके 1798 से लेकर से 1805 तक इनका समय रहा था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो ब्रिटिश सरकार ने जो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, आपके 1793 में की थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी?
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो लागू की गई थी आपके 1820 में लागू की गई थी, और ये आपके मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया था। और इस व्यवस्था को आपके लॉर्ड एस्टिंस के समय लागू किया गया था, और इसमें आपके 51% भूमि पर इसको लागू किया गया था। और इसमें लगान जो होती थी आपके सीधे किसानों से वसूला जाता था, और यहाँ पे 50% लगान वसूला जाता था। 50% किसान के पास रहता था, 50% आपके अंग्रेजों को देना पड़ता था। और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता माना जाता है, आपके कर्नल रीड और थॉमस मुनरो को माना जाता है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1816 में आपकी संगोली की संधि हुई थी, और ये संधि आपकी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी, और जिसमें गोरखा हार गए थे और मजबूरी वंश को गोरखों को ये संधि करनी पड़ी थी। जो 1818 में आपके भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी, और ये भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई हुई थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा मराठा साम्राज्य का जो पेशवा गुट था उसके बीच ये हुई थी। जो 1820 में आपके भारत में रैयतवाड़ी की शुरुआत की गई थी, और 1822 में आपके टेनेंसी एक्ट आया था। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। तो जो मालवाड़ी व्यवस्था थी इसको आपका 1822 में लागू किया गया था। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो मालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी आपके होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी, और इसमें जो डील की गई थी या जो वसूली का जो अधिकार दिया गया था ये गांव के मुखिया को या गांव के एक समूह को दिया गया था, और इसमें उपज का 50% वसूला जाता था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1793 में आपके स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। 1816 में आपके संगोली की संधि हुई थी, और 1820 में आपके रैयतवाड़ी की शुरुआत की गई थी। तो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है। तो स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत की गई थी आपके बंगाल में भी इसको लागू किया गया था, बिहार में भी लागू किया गया था, उड़ीसा में भी लागू किया गया था, और मद्रास के जो उत्तरी जिले हैं वहाँ भी इसको लागू किया गया था, और बनारस में भी इसको लागू किया गया था। तो इस सारे के जो सारे नाम दिए गए इनमें सभी जगह स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अंग्रेजों के शासन काल में जो बिहार था ये आपके अफीम उत्पादन के लिए फेमस था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बिहार जो है ये इसकी जो राजधानी है आपकी पटना है, और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। जो गुजरात राज्य है ये भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, और गुजरात 1960 में इसको राज्य बनाया गया था, और गुजरात की राजधानी ये आपकी गांधीनगर है। जो असम राज्य है ये भारत का पूर्वी राज्य है, और ये इसकी राजधानी आपकी दिसपुर है। और असम के दो फेमस नेशनल पार्क है, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। तो ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में, और मानस नेशनल पार्क भी कहाँ है, आपके असम में। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो 18वीं सदी में जो बंगाल में जो वस्त्र उद्योग का जो पतन हुआ था इसके लिए जो सबसे प्रमुख कारण था कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल के ऊपर ये तटकर लगाते थे। यानी जो भारत की जो चीज़ें वहाँ निर्यात की जाती थी उनके लिए तो आयात की वस्तु थी, हमारे लिए निर्यात की वस्तु थी। और जो हमारी जो निर्यात की वस्तु यहाँ से की जाती थी उसके ऊपर ये टैक्स लगा देते थे, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें क्या हो जाती थी, महंगी हो जाती थी, और इस वजह से हमारी चीज़ें वहाँ खरीदते नहीं थे। तो इस वजह से हमारी जो बंगाल के जो वस्त्र उद्योग था ये पतन का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो गुणवत्ता में भी इसमें कोई कमी नहीं थी, कच्चे माल भी इनके पास ठीक ठाक था, और कारीगरों भी इनके पास ठीक ठाक थे। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो जो नील दर्पण के जो लेखक थे ये आपके दीनबंधु मित्र थे, और इसमें आपके जो नील कृषकों की जो दशा दिखाई गई थी इनके बारे में इसको इसको विस्तार से लिखा गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस दीनबंधु मित्र ने इस नील दर्पण को 1860 में लिखा था, और जो ये नील विद्रोह हुआ था ये आपके 1859 में हुआ था। जो ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ये बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, कवि भी थे, पत्रकार भी थे। और जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये इसकी रचना आपके बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये भारत का जो राष्ट्रगान लिखा था ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है सोनार बांग्ला, इस राष्ट्रीय गान को भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा लिखा गया था। और 1913 में इनको गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जो शरत चंद्र चटर्जी है ये बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कवा बागान कहाँ लगाए गए थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो कवा के बागान लगाए थे ये आपके केरल का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लगाए गए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखना ये वायनाड कहाँ है, आपके केरल में। एक सेकंड। और जो कुर्ग है ये आपके कर्नाटक में है, और चिकमंगलूर भी आपके कर्नाटक राज्य का एक जनपद है, और जो नीलगिरी है ये आपके तमिलनाडु में है, और डी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो अंग्रेजों के काल में जो आर्थिक दोहन का जो विचार प्रतिपादन किया था, या धन के बहिर्गमन का जो सिद्धांत दिया था, ये आपके दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और दादा भाई नौरोजी को आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, और ये आपके उदारवादी दल के नेता थे, और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। वहीं जो जयप्रकाश नारायण है ये आपके संपूर्ण क्रांति के जो नारा दिया था, ये आपके जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और जो 1975 का जो आपातकाल लगा था, इसका शिकार जयप्रकाश नारायण को भी बनाया गया था, और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और हिंद हटाओ का नारा भी आपके जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। जो राम मनोहर लोहिया ये आपके समाजवादी नेता थे, और जो एम एन राय थे ये आपके कम्युनिस्ट नेता थे, और ये संविधान की जो सबसे पहले जो मांग की थी 1934 में, ये आपके एम एन राय ने की थी। और भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक जो सलाहकार थे ये भी आपके एम एन राय ही थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो जो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी आपके 1872 में हुई थी, और ये जनगणना आपके 1871-72 में हुई थी, और ये जनगणना आपके लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और लॉर्ड मेयो का जो समय था ये आपके 1869 से लेकर 1872 तक रहा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड डफरिन है इनका समय आपके 1880 से लेकर 1884 तक हुआ था, और लॉर्ड डफरिन के समय में आपके कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। 1886 तक इनका समय रहा था लॉर्ड डफरिन का। और जो लॉर्ड लिट्टन था इनका समय जो रहा था ये आपके जो लॉर्ड लिट्टन का रहे थे इनका समय जो रहा था आपके 1816 से 1876 से लेकर 1880 तक रहा था। और इन्होंने इसी लॉर्ड लिट्टन के समय जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको पारित किया गया था। और इसी लिट्टन ने आपकी जो सिविल सेवा में एग्जाम की जो एज थी उसको 21 से कम करके इन्होंने 19 कर दिया था। जो लॉर्ड रिफन थे आपके स्थायी बंदोबस्त के लिए, सॉरी, जो आपके स्थानीय स्वशासन है उसके लिए जाने जाते हैं। और इनके समय लॉर्ड रिफन के समय पहला जो कारखाना अधिनियम आया था 1881, ये भी आपके लॉर्ड रिफन के समय आया था, और ये अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते थे। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तो थॉमस मुनरो का संबंध जो था ये आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और स्थायी बंदोबस्त का संबंध आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस से था। मालवाड़ी बंदोबस्त से का संबंध आपके होल्ट मैकेंजी से था, और इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था। तो जो 1853 में जो रेल मार्ग का जो निर्माण हुआ था ये आपके लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, और ये पहली बार जो किया गया था ये आपके मुंबई और ठाणे के बीच किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मद्रास है ये आपके कर्नाटक में, गुंटूर आपके तमिलनाडु में है, और दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी है, और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, और आगरा आपके ताजमहल के लिए जाना जाता है। और बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने का मुख्य उद्देश्य था। तो आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश सरकार का जो आधुनिक शिक्षा का जो प्रसार करने का जो इनका मुख्य उद्देश्य था, इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय लोगों को एक क्लर्क बना सकें, और इनकी जो ये ताना बाना है इसको ये बनाए रख सकें। और इसलिए इन्हें छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करना करना था, ताकि इनका काम आसानी से चल सके। इसलिए भारत के लोगों को शिक्षित करना चाहते थे। और ये ऑप्शन ये कह रहा है कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी इनको, इस वजह से ये शिक्षा का इन्होंने प्रसार किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ना ही भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देना चाहते थे। भारतीय संस्कृति को तो ये बहुत निकृष्ट मानते थे, या उसको बहुत खराब मानते थे। और नहीं भारतीय लोगों को ये आधुनिक बनाना चाहते थे। ये तो चाहते थे जैसे जिस अवस्था में हमें उसी अवस्था में रहे। ये तो अपने फायदे के लिए कर रहे थे ये। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राजस्व के रूप में देना तय किया गया था। तो जो स्थायी बंदोबस्त थी इसमें आपके 89 या 90% के आसपास जो था ये आपके जमींदारों को देना पड़ता था, और मात्र 10 या 11% जो था ये किसान अपने पास रखते थे। तो इसमें वसूली का जो अधिकार था ये आपके जमींदारों को दिया गया था भू राजस्व व्यवस्था के तहत स्थायी बंदोबस्त में। और ये आपके 89% भूभाग पर भू राजस्व इनको देना पड़ता था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपके जो स्थायी बंदोबस्त थी इसकी शुरुआत 1793 में की गई थी, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी, और ये आपके 19% के क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया था। और ये आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस,
आदि क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी जो शुरुआत जो की थी 1820 में हुई थी, और ये इसकी जो जन्मदाता माने जाते हैं आपके कर्नल रीड और थॉमस मुंड्रो के माने जाते हैं। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था आपके मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसको लागू किया गया था, बम्बई प्रेसिडेंसी में भी इसको लागू किया गया था, पूर्वी बंगाल में भी इसको लागू किया गया था, असम में भी इसको लागू किया गया था, कर्नाटक के कुर्ग में भी इसको लागू किया गया था। तो ये सारे के सारे जगह इसको लागू किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था के प्रवर्तक किसे माना जाते हैं। द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो जो मार्टिन बर्ड थे, इनको उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कैप्टन रीड थे, इनका संबंध आपके रैयतवाड़ी सिस्टम से था। थॉमस मुंड्रो का संबंध भी आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था से ही था। और चार्ल्स ग्रांट का संबंध आपके स्थायी बंदोबस्त से था। और ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। समस्त अंग्रेजी भारत सरकार की सर्वाधिक भूमि यानी 51% भूमि अपनाई गई थी। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी आपकी 51% भूमि पर इसको अपनाया गया था। और स्थायी बंदोबस्त आपकी 19% भूमि पर इसको अपनाया गया था। और जो मालवाड़ी व्यवस्था थी आपकी 30% की भूमि पर इसको अपनाया गया था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपनिवेशिक काल में हिटली आयोग का उद्देश्य था। तो जो हिटली आयोग का जो स्थापना की गई थी आपकी 1929 में की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपके श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन की सिफारिशों को प्रस्तुत करना था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था। तो जो अवध कमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना आपकी 1881 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके भारतीयों ने ही की थी। और ये इसको चलने वाला जो सीमित देयताओं का प्रथम बैंक माना जाता था। तो बी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक है, इसकी स्थापना मुंबई में 1906 में की गई थी। और जो पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। और पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना आपके 1908 में की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, ये आपके 1820 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें वसूली का आपका 50% किसानों से वसूला जाता था। और इसको सबसे पहले आपके मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, ये जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी 1820 में की गई थी। और इसमें 50% इसमें वसूली की जाती थी। और ये सबसे पहले मद्रास और मुंबई में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो जो इल्बर्ट बिल आया था ये आपके 1883 में आया था। और ये आपके लॉर्ड रिफन के समय आया था। और इसमें आपके यूरोप के जो लोग थे, उनके विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमा की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इसमें यूरोप वासियों के द्वारा विरोध के कारण इसको बिल को वापस लेना पड़ा। और अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में विद्रोह किया था। और इसलिए इसको श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन यही कह रहा है कि जहाँ तक अदालतों को दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। इसलिए इस बिल को लाया गया था। लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था, जिसके लिए इसको श्वेत विद्रोह का नाम भी दिया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो बड़े सामंतों को जो आवंटित भूमि दी जाती थी, आपकी जो जागीरदारी जो प्रणाली थी, इसमें आपके बड़े बड़े जो सामंत होते थे उनको ये भूमि दी जाती थी। और माल गुजारी की इजारादारों अथवा तहसीलदारों के जो आवंटित भूमि थी आपकी, ये आपकी जमींदारी प्रणाली के तहत दी जाती थी। और उप किराएदारों पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने का जो अधिकार सहित प्रत्येक किसान को जो आवंटित भूमि थी, तो ये आपके रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी, इसके तहत आपके जो किसान होते थे इनके साथ डील की गई थी। और ये अपने इसमें गिरवी भी रख सकते थे, इसमें विक्रय भी कर सकते थे, उपहार में भी दे सकते थे। और ये सारे राइट्स आपके किसानों को दिए गए थे। तो ये सारा सिस्टम आपके रैयतवाड़ी प्रणाली में शुरू था। और जो ग्रामीण स्तर पर जो की गई भू राजस्व बंदोबस्त था, ये आपके मालवाड़ी प्रणाली में ये सिस्टम था। क्योंकि गांव का जो मुखिया होता था, इसके अंतर्गत ये सारा सिस्टम चलता था। और मालवाड़ी प्रणाली जो शुरुआत की गई थी ये आपके 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी। और रैयतवाड़ी प्रणाली आपके 1820 में कर्नल रीड और थॉमस मुंड्रो द्वारा शुरू की गई थी। और जमींदारी प्रणाली या स्थायी बंदोबस्त बोले, इसकी शुरुआत आपके 1793 में आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो
बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। तो भारत में जो अंग्रेजों के समय कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था किसी उद्योग का, तो इसमें सबसे जो प्रमुख कारण था ये बाहरी उद्योगों का अभाव था। इस वजह से ये ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया था। तो जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि एक तो ये प्रावधान किया गया था कि हर साल जो कंपनी है ये आपके शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करेगी, और दूसरा जो आपके जो भारत के साथ जो एक अधिकार व्यापार करने का जो एक अधिकार था इसको छीन लिया गया, और आपके चीनी और चाय का जो व्यापार था ये अधिकार इनके पास रहने दिया गया। यानी चाइना के साथ भी आप व्यापार कर सकते हो और चाय का व्यापार भी आप कर सकते हो, ये अधिकार कंपनी के पास अभी भी मौजूद था। तो ये इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि 1813 में सारे अधिकार चीन लिए गए थे, लेकिन कौन सा अधिकार इनके पास फिर भी रहा था, तो चाय का अधिकार इनके पास रहा था। और इस चाय और चीनी के व्यापार को भी जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें इसको समाप्त कर दिया था। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। तो 1813 के चार्टर एक्ट में तो इनके जो व्यापारिक एकाधिकार का जो भारत का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था ये तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन और चाय का व्यापार इनके पास अभी भी बना हुआ था, जो आपके 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसको समाप्त किया गया था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1858 का जो विक्टोरिया का जो घोषणा आया था, इसमें आपके मुगल सम्राट का जो पद था इसको समाप्त किया गया था, और कंपनी का शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को इसको कंपनी का जो शासन था ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था अंग्रेजों मतलब कंपनी से। और इसमें जो 1858 का जो एक्ट आया था इसमें भारत में मंत्री पद की भी व्यवस्था की गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतियारों को पट्टा जारी करेंगे, और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था। तो 1973 में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, और अंग्रेजों जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो पट्टा जारी करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं करा क्योंकि जमींदारों के ऊपर कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें 3 कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, और इस कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी आपके 1793 में की गई थी, और इसमें जमींदारों से इसके तहत सरकार ने जमींदारों में हमेशा हमेशा के लिए इस लगान को निश्चित कर दिया गया, और इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको वसूली का अधिकार दे दिया था। 90% लगा दिया था कि 90% आपको अंग्रेजों को देना पड़ेगा और 10% आपके किसानों और अपने पास लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने उनको लगा कि इसके बाद हम अपना रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं पाएंगे, इस वजह से इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा लगा दिया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि रैयत वाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, और इसी कारण से रैयत वाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है, जो रैयत वाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1820 में शुरू की गई थी, और ये आपके इसमें सीधे किसानों से इस व्यवस्था को सीधे किसानों से वसूली की जाती थी, इसलिए इसको रैयत का मतलब किसान होता है, इसलिए इसको रैयत वाड़ी व्यवस्था भी कहते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि मालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल के अनुसार निश्चित किया गया था, इसलिए इस व्यवस्था को मालवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है, मालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत का आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया था, बल्कि प्रत्येक गांव के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि इस गांव से लमसम इतना रेवेन्यू देना पड़ेगा, या इतनी जो टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए इसको मालवाड़ी व्यवस्था भी कहते हैं, और इसको आपके 1822 में इसको लागू किया गया था। तो तीनों के तीनों कथन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ भू राजस्व व्यवस्था है, दूसरी तरफ इनसे संबंधित व्यक्ति है, और आपको बताना कि कौन सही सुमेलित है। तो जो स्थायी बंदोबस्त है इसका संबंध आपके लॉर्ड कार्नवालिस से चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर का संबंध है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंध आपके कैप्टन रीड का संबंध भी आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था से, थॉमस मुनरो का संबंध भी आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था से, और एलिपिस्टन का संबंध भी आपके रैयतवाड़ी सिस्टम से है। और जो मालवाड़ी व्यवस्था का संबंध आपके होल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड का संबंध आपके मालवाड़ी व्यवस्था से है। और जो स्थायी बंदोबस्ती आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास में लागू किया गया था 1793 में। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसको मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में 1820 में लागू किया गया था। और जो मालवाड़ी व्यवस्था थी आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में भी इसको लागू किया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मालवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो मालवाड़ी व्यवस्था जो आपकी गंगा घाटी में भी लागू की गई थी, दोआब के उत्तरी पश्चिमी 6 प्रांतों में भी लागू की गई थी, और मध्य भारत में भी कुछ भागों में इसको लागू किया गया था, और मराठों के अधिकृत प्रदेश में भी इसको लागू किया गया था, पंजाब में भी लागू किया गया था। तो इन सारे जगहों पर आपकी मालवाड़ी व्यवस्था को लगाया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ आपके काश्तकारी अधिनियम दिए गए, दूसरी तरफ इनके साल दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया था ये आपके 1885 में आया था, और अवध लगान अधिनियम जो आया था, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी अधिनियम आया, विधेयक जो आया था, ये आपके 1886 में आया था, और ये दोनों ही अधिनियम आपके लॉर्ड डफरिन के समय आए थे। जो दक्कन काश्तकारी अधिनियम आया था ये आपके 1879 में आया था, और ये कास्ट अधिनियम आपके लॉर्ड डिटन के समय आया था। और जो मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक आया था ये आपके लॉर्ड डिफन के समय आया था, और ये विधेयक आपके 1883 में आया था। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र में हुई, इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम को स्वीकार किया गया था। तो आधुनिक शिक्षा को देने के लिए जो प्राच्य आंग्ल विवाद जो था, ये बोलते थे कि हिंदी में इनको शिक्षा देनी चाहिए या अंग्रेजी में, तो इस टाइप का इनके बीच विवाद रहा था। और इस विवाद को आपके 1835 का जो मैकाले मिनट आया था इसके तहत इसको समाप्त किया गया था, और मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा जाता है, जो 1854 का जो वुड डिस्पैच आया था या वुड के घोषणा पत्र आया था, इसको आपके भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो वुड घोषणा पत्र आया था ये आपके लॉर्ड डलहौजी के समय आया था, और जो हंटर आयोग है इसकी स्थापना आपके 1982 में की गई, 1882 में की गई थी, और ये भी आपके शिक्षा से संबंधित है। और इसी कमीशन ने आपके व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया था, और ये आपके लॉर्ड डिफेन के समय आया था। जो रेले आयोग है ये भी आपके 1902 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका संबंध भी आपके शिक्षा से ही है। और इसकी जो गठन किया गया था ये आपके लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था, और इसने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। जो सेडलर आयोग है इसकी स्थापना 1917 में की गई थी, जिसमें आपके चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और इस सेडलर आयोग का जो मकसद था ये आपके कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था उसकी समस्याओं का पता लगाना था और उस पर रिपोर्ट देना था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो जो गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, और ये आपके नरम दल के नेता थे। और 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। जो लाला लाजपत राय है ये आपके गरम दल के नेता हैं, और 1920 का जो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। और 1928 में जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और महात्मा गांधी का जन्म 1869 में आपके गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी नाथुराम गोड्से के द्वारा। और भारत में जब 1915 में इनका आगमन हुआ था, और 1917 में इन्होंने सबसे पहला जो अपना आंदोलन चलाया था भारत से, ये आपका चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। वहीं जो सुभाष चंद्र बोस थे ये आपके क्रांतिकारी भी थे, समाज सेवक भी थे, लेखक भी थे, और ये कांग्रेस के भी 2 बार अध्यक्ष रहे थे। पहली बार तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष आपके 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और दूसरी बार जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, इसकी अध्यक्षता भी आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इस त्रिपुरी अधिवेशन को त्रिपुरी संकट के भी नाम से जाना जाता है। और इस त्रिपुरी संकट के बाद आपके सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। और जो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो जो हरिपुरा है ये आपके गुजरात में स्थित है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि हरिपुरा कहाँ है। और ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने ही आपके जो आज़ाद हिंद का जो नारा दिया था ये भी आपके सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आज़ाद हिंद फौज के गठन में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। और आज़ाद सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था ये आपके उड़ीसा का जो कटक है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1897 में। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा से संबंधित आयोग और कमेटियों की पहचान करें। तो जो हर्टोग हार्टोग जो कमेटी है इसका गठन आपके 1929 में किया गया था, और ये आपके शिक्षा से संबंधित है। लिंडसे आयोग का गठन भी आपको 1929 में किया गया था, और इसका संबंध भी आपके शिक्षा से ही है।
सप्रू कमेटी का गठन आपके 1934 में किया गया था और इनका संबंध भी आपके शिक्षा से संबंधित है। और सार्जेंट योजना जो आई थी आपको 1944 में आई थी और इसका संबंध भी आपके शिक्षा से है। तो ये सारे के सारी जो कमीशन और कमेटियाँ दी गई हैं आपके शिक्षा से संबंधित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। तो जो अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत या ड्राउन फिल्ट्रेशन जो थ्योरी थी, इसमें अंग्रेजों का ये मानना था कि हम जो उच्च वर्ग के जो लोग थे या जो रसूखदार लोग थे या जो जमींदार लोग थे, हमको इनको शिक्षित करेंगे और जब हम उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करेंगे तो ये शिक्षा आपके छन छन के नीचे जनसाधारण तक या आम जन तक पहुंच जाएगी। इसी को ही अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता माना जाता है ये आपके चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विलियम जोन्स थे ये आपके अंग्रेज थे और इनको कई भाषाओं की जानकारी थी और इन्होंने भारत में आकर संस्कृत को सीखा था ताकि यहाँ के जो ग्रंथ हैं, यहाँ की जो पुस्तकें हैं इसके बारे में जान सकें और इसके बाद ये यहाँ की किताबों को पढ़ सकें और भारत के बारे में जान सकें। और विलियम जोन्स ने ही आपके जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपके विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। और इसी विलियम जोन्स ने आपके जो कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसकी अनुवाद आपके संस्कृत भाषा में किया था। और जो जॉन मार्शल थे ये आपके पुरातत्वविद थे और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी इनमें इनका बड़ा योगदान रहा था। और ये आपके 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक भी रहे थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में जो पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना किसने की थी। तो जो कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना 1817 में हुई थी और इसकी स्थापना आपके डेविड हेयर ने की थी और ये आपके पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने वाला पहला कॉलेज था और इसका आपकी धार्मिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मैकाले हैं ये इनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा के नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। और जो विलियम जोन्स है इन्होंने आपकी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसका हिंदी संस्कृत में अनुवाद किया था। और जॉन मार्शल आपके पुरातत्वविद थे और इन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। ये ऑप्शन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो अंग्रेज लोग थे ये भारतीय बुनकरों से जो तैयार माल होता था उनको बहुत बहुत कम कम कीमतों पर इनको खरीदते थे। इस वजह से हमारे जो भारतीय दस्तकारी उद्योग था इनका पतन होना शुरू हो गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजों ने जैसे जैसे हमारे भारत पे कब्जा करना शुरू किया था वैसे हमारे जो कच्चे माल था, जो संसाधन थे, इन पे अपना नियंत्रण कर लिया था, जिससे हमारे जो भारतीय दस्तकारी थे दस्तकारी उद्योग थे इनको कच्चे माल की मिलने में दिक्कत हो रही थी। और इन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजों ने इस पे कच्चे माल पर नियंत्रण कर दिया था। इस वजह से हमारे जो दस्तकारी उद्योग था ये पतन की ओर जाने लग गया था। तीसरा कथन कह रहा है कि इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो इंग्लैंड में जो हमारी चीज़ें यहाँ से निर्यात की जाती थी, हमारे यहाँ से तो निर्यात की जाती थी, उनके उनके लिए तो आयात हो जाएगा, हमारे लिए निर्यात हो जाएगा। तो ये क्या करते थे, जो हमारी जो वस्तुएं वहाँ जाती थी उसके ऊपर वो टैक्स लगा देते थे, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें क्या हो जाती बहुत महंगी हो जाती थी। और महंगी होने की वजह से जो हमारी चीज़ें नहीं खरीदते थे, इस वजह से हमारे जो दस्तकारी उद्योग था ये पतन की ओर कगार पर चले गया था। तो ये सारे के सारे जो रीजन दिए गए ये आपके भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के लिए माने जाते हैं। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में औद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि थी। तो भारत में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो समय था ये आपका 1800 से लेकर 1850 तक रहा था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी। तो जो भारत में जो आधुनिक उद्योगों की जो स्थापना जो हुई थी आपके 1850 में शुरू की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की। इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो ये भारतीय बुनकरों के बारे में जो ये टिप्पणी की थी आपके विलियम बेंटिंग ने की थी। विलियम बेंटिंग ने टिप्पणी की थी कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है और इनके जो कपड़ा बुनकर है इनकी हड्डियाँ इतनी बिखरी पड़ी हुई है कि भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो ये जो टिप्पणी की थी आपके विलियम बेंटिंग ने की थी। और विलियम बेंटिंग का जो समय था ये आपके 1828 से 1835 तक था और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये आपके
स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं और अपने प्रशासनिक सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। और 1786 से लेकर 1793 तक ये उनका शासन रहा था। और 1805 में ये फिर से गवर्नर जनरल बने थे। और जो लॉर्ड डलहौजी है ये आपके, उन्होंने रेल की शुरुआत भी, भारत में रेल की शुरुआत इन्होंने की थी। डाक की शुरुआत भी इन्होंने की थी। तार की शुरुआत भी आपके लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और टेलीग्राम की शुरुआत भी आपके लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। और लॉर्ड डलहौजी ने आपके जो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और इनका जो समय रहा था ये आपके 1848 से लेकर 56 तक इनका समय रहा था। जो लॉर्ड कैनिंग थे इनका समय आपके 1856 से लेकर 1862 तक रहा था। और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय थे। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मॉर्शमैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण इन्हें श्रीरामपुर त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना कि श्रीरामपुर स्थित है। तो जो ये श्रीरामपुर है ये आपके बंगाल में स्थित है। तो इसमें से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुजरात राज्य है ये भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। और गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। और गुजरात को 1960 में राज्य बनाया गया था। जो तमिलनाडु ये भी आपके समुद्री तट वाला राज्य है। और ये आपका दक्षिणतम भारत का राज्य है। और इसकी जो राजधानी आपकी चेन्नई है। जो केरल ये भी आपका दक्षिण भारत का राज्य है और इसकी राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम में है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। ये ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत, ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत में विभिन्न भागों में कच्चे माल की आपूर्ति। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत में जो रेलवे निर्माण का जो कारण था ये ब्रिटिश जो लोग थे इनको एक तो कच्चे माल की आपूर्ति करनी थी। और ये कच्चे माल की जो आपूर्ति थी तो इनको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाना पड़ता था, जिसके लिए इनको रेलवे की ज़रूरत पड़ी। इसलिए इन्होंने अपने सुविधा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए रेलवे का रेलवे की शुरुआत की थी। दूसरा कथन कह रहा है कि विस्तृत भारतीय साम्राज्य में एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आगमन होना। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जब कोई आक्रमण हो जाता था, कोई विद्रोह हो जाता था, तो सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जाता था। तो ये आपके रेल के माध्यम से हो सकता था। तो इस वजह से जो तीनों कथन जो है ये आपके भारतीय रेल के लिए कारण थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी थी। तो जो जर्मनी के जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने भारतीय रेलवे की स्थापना के लिए आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत की संज्ञा दी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कार्ल मार्क्स थे आपके इतिहासकार भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, समाजवादी भी थे। और इनका जो सबसे फेमस जो पुस्तक है ये आपके दास कैपिटल नामक पुस्तक है। जो लॉर्ड डलहौजी थे ये आपके 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल रहे थे। और ये आपके दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये भी आपके लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। और दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये भी आपके लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। जो दादा भाई नौरोजी हैं ये आपके उदारवादी दल के नेता थे। और कांग्रेस के 3 बार ये अध्यक्ष बने थे। पहली बार तो जो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरी बार आपके जो 1893 में 1893 में जो लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। और तीसरी बार आपके जो 1906 में जो बनारस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। और धन के निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था ये भी आपके दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और जो महात्मा गांधी है ये आपके भारत के राष्ट्रीय पिता है। और 1869 उनका जन्म आपके गुजरात में हुआ था। और 1948 में आपके गांधी जी की हत्या की गई थी। और इन्होंने भारत में जो आए थे सबसे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह से अपनी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी। तो भारत में जो पहली आधुनिक पटसन मिल की स्थापना की गई थी आपके पश्चिम बंगाल के रिश्रा में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुंबई है आपके महाराष्ट्र की राजधानी है और इसको भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। जो बड़ौच है ये आपके गुजरात में है और ये आपका प्रसिद्ध बंदरगाह रहा था मध्यकाल में। और जो सूरत है ये भी आपके गुजरात में स्थित है और इसको डायमंड सिटी या ग्रीन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत में पहले जो आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी ये आपके बिहार में हुई थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बंगाल राज्य था ये बहुत बड़ा उपजाऊ राज्य था ये, क्योंकि आपकी गंगा यमुना दोआब के बीच में पड़ता था। और जो महाराष्ट्र ये 1960 में इसको राज्य बनाया गया था। और तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिखरे हुए स्वायत्त
गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया है, जिससे उनके जीवन रक्त का रास हो गया है। यह किसने कहा था? तो ये आपके बुकानन ने कहा था कि बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद किया गया है, जिससे उनके जीवन स्तर को ह्रास हो गया है। तो ये आपके बुकानन का कथन है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कार्ल मार्क्स का संबंध आपके जर्मनी से था। विलियम जोस का संबंध आपके ये अंग्रेज थे और इन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और लॉर्ड डलहौजी का समय आपका 1848 से 56 तक रहा था। और बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये आपके आर सी दत्त का है। इन्होंने कहा था कि भारतीय राजाओं द्वारा जो कर लेना आपके सूर्य द्वारा भूमि पर पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा इसको लिया गया कर भारत में वर्षा नहीं करने देते थे, जो इसको इंग्लैंड में इसकी वर्षा करा देते थे। तो ये कथन आपके आर सी दत्त का था। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। और दादाभाई नौरोजी आपके उदारवादी दल के नेता थे और ये आपके कांग्रेस के शुरुआती सदस्य रहे थे, और इनको ग्रैंड होल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर निचोड़कर गिरा देती है। यह कथन किसकी उक्ति है? तो जॉन सुलीवान है, इनकी उक्ति थी कि हमारी पद्धति कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से सारी अच्छी चीज़ें सोख लेती है और टेम्स नदी के तटों पर इसको निचोड़ देती है। तो ये कथन आपका सुलीवान का था। तो वैसे डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर सी दत्त है ये आपके अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, और इनकी जो सबसे फेमस बुक है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी सबसे फेमस बुक है। और दादाभाई नौरोजी आपके ग्रांड होल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और उदारवादी दल के नेता थे। और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया है? तो जो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सूरत अधिवेशन हुआ था ये आपके 1907 में हुआ था, और इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता आपके रास बिहारी बोस ने की थी। जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसमें आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया गया था, और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता आपके अंबिका चरण चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। और जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें आपके पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1931 का जो कराची का जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले विदेश मंत्री थे। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी, 1938 में और 1939 में। 1938 में जो की थी आपके हरिपुरा में की थी, और 1939 में जो की थी आपके त्रिपुरी में की थी। और महात्मा गांधी जी ने जो भारत में जो पहला सत्याग्रह चलाया था, ये आपके बिहार के चंपारण से इसकी शुरुआत की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके अकाल से संबंधित आयोग दिए गए हैं, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल दिए गए हैं, आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो स्ट्रेची आयोग का जो गठन किया गया था आपके 1880 में किया गया था, और इसकी स्थापना जो की गई थी आपके लाल लिट्टन के समय हुई थी। जो लियाल कमीशन था, इसकी स्थापना आपके 1897 में की गई थी, और लॉर्ड एल्गिन के समय इसकी स्थापना की गई थी। जो मैकडोनल्ड जो कमीशन बना था, यह इसकी स्थापना 1900 में की गई थी, और ये भी आपके अकाल से संबंधित था, और इसकी स्थापना आपके लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। जो वुड हेड जो कमीशन बना था, इसकी स्थापना भी आपके 1943 से 44 में हुई थी, और ये भी आपके अकाल से संबंधित है, और इसकी स्थापना आपके लॉर्ड वेवल के समय हुई थी। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जो भारत में सबसे भीषण अकाल पड़ा था 1943 में, ये आपके बंगाल में पड़ा था, और इसमें लगभग 30 लाख से अधिक लोग भूख और कुपोषण के कारण मारे गए थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो महाराष्ट्र है, ये इसका महाराष्ट्र जो बना था ये 1960 में राज्य बना था, और राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है भारत का,
क्षेत्रफल के हिसाब से, और गुजरात जो 1960 में राज्य बना था और भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे। तो ब्रिटिश काल में आपके जूट उद्योग का भी विकसित हुआ था, कोयला उद्योग भी विकसित हुआ था, और लोहा इस्पात उद्योग भी आपके विकसित हुआ था, और सूती कपड़ा उद्योग भी आपका विकसित हुआ था। लेकिन मशीनों के जो पुर्जे बनते थे ये आपके इंग्लैंड में बनते थे, इसका ऐसा कोई विकास भारत में नहीं हुआ था, ब्रिटिश काल में नहीं हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1938 में के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो 1938 में जो राष्ट्रीय योजना कमेटी बनाई गई थी, इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी के आर बी राव जो थे ये आपके अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, शिक्षा शास्त्री थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये आपके भारत के पहले गृह मंत्री थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और ऐसा करने वाले या ऐसा होने वाला ये भारत का पहला प्रधान राष्ट्रपति था जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। और 1950 से 1962 तक ये आपके राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। इस वजह से बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फेमाइन कोड का कब पारित किया गया था। तो अकाल संहिता या फेमाइन कोड का जो प्रचारित किया गया था ये आपके 1883 में इसको प्रचारित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1879 में आपके सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। और सरोजिनी नायडू जो थी आपके किसी भारत में किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और 1881 में आपका प्रथम कारखाना अधिनियम आया था, जिसमें 7 साल से कम बच्चों के लिए कारखानों में काम करने पर रोक लगा दी गई थी। और 9 साल से जो 12 साल के जो बच्चे होते थे इनको 9 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। और 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ। तो भारत में जो विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी आपके लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड डफरिन था इनका समय जो था आपके 1884 से लेकर 1888 तक था, पीछे मैंने गलत बता दिया था। और लॉर्ड डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये भी आपके लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। और जो लॉर्ड रिफन था ये आपके 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिफन का समय रहा था, और ये आपके स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ था। तो रेल विभाग के लिए जो अलग से बजट बनाने का जो की शुरुआत हुई थी आपकी 1925 से हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1929 में आपके कांग्रेस का लागू अधिवेशन हुआ था, जिसमें आपके पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जो 1935 था, 1935 में आपके भारत शासन अधिनियम आया था, जिसमें आपके एक तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, और संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी, और भारतीय परिषद का अंत किया गया था, और सांप्रदायिक निर्वाचन का भी विस्तार किया गया था, और आरबीआई की भी स्थापना की गई थी। और जो 1858 का जो अधिनियम आया था इसमें आपकी कंपनी का शासन को समाप्त किया गया था, और सीधा आपके जो ब्रिटेन का जो राजा था उसका सीधा नियंत्रण हो गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने का अधिकार की अनुमति मिली थी। तो जो 1833 का जो अधिनियम आया था इसमें ब्रिटिश नागरिकों के लिए सबसे पहले भारत में भूमि खरीदने और बसने का अनुमति दी गई थी। तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें आपके कंपनी के अधिकार को छीन लिया गया था। और जो 1853 का जो एक्ट आया था इसमें आपके पहली बार एक तो 1853 में आपके रेल की शुरुआत हुई थी, और 1853 का जो एक्ट आया था इसमें पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया था सिविल सेवा के लिए। और 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था, जिसमें कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक है ये आपके रमेश चंद्र दत्त है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो आर सी मजूमदार है ये आपके प्राचीन काल के प्रसिद्ध इतिहासकार है, और ये आपके जो 1857 की जो क्रांति हुई थी इनके बारे में 1857 की क्रांति में आर सी मजूमदार का कथन था कि ये न तो भारत का पहला न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम था। और जो आर जी भंडारकर थे ये प्रथम स्वदेशी इतिहासकार थे, और ये आपके इतिहासकार भी थे, समाज सेवी भी थे। और जो रजनीपाम दत्त ये भी आपके इतिहासकार थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत में सबसे पहले जो इस्पात का जो प्रारंभ हुआ था, ये आपके 1913 में हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1809 में आपके अमृतसर की संधि हुई थी, और ये अमृतसर की संधि आपके अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। और 1916 में आपकी होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये होम रूल लीग जो आंदोलन थे, इससे दो लोग जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट और तिलक। तो एनी बेसेंट ने आपकी मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी, और तिलक ने आपके पुणे से शुरुआत की थी। और 1916 में ही आपके लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। और इस लखनऊ समझौते जो लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और जो 1919 में आपके एक तो मार्च के महीने में आपके रोलेट एक्ट आया था, और फरवरी में आपके जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। और 1919 में ही आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आए थे। और 1919 में ही आपके प्रांतों में द्वैध शासन की भी शुरुआत की गई थी। तो ये सारी बातें याद रख लेना। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपके जर्मनी के कार्ल मार्क्स का है। इनका कथन है कि अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे चरखे को नष्ट कर डाला। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी। तो दादा भाई नौरोजी ने जो अंग्रेजों के द्वारा किए गए काम अनिष्टों की जो अनिष्ट की जो संज्ञा दी थी, आपके जो धन की जो निकासी होती थी, उसके लिए इन्हें अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है। तो जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनका एक कथन था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में आपस में टकराते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो एम जी रननाडे ये आपके समाज सुधारक थे, लेखक थे, और अंग्रेजों के काल में भारतीय न्यायाधीश थे। वहीं जो रमेश चंद्र दत्त थे, ये भी आपके अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे। और इन्होंने जो उनकी जो सबसे फेमस बुक है ये आपके द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ये जो कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, और कांग्रेस के शुरुआती सदस्य रहे थे। और 1895 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, और ये अधिवेशन आपके पूना में हुआ था। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इंडिया के जो लेखक हैं, ये आपके दादा भाई नौरोजी हैं। और इसी किताब में आपके धन के बहिर्गमन का सिद्धांत का दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, कब कब बने थे, 1886 में जो दूसरी बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1893 में, और 1906 में। जो आर सी दत्त हैं, ये आपके इतिहासकार थे, अर्थशास्त्री थे। महात्मा गांधी का जन्म आपके 1869 में हुआ था, 1948 में हत्या की गई थी, और 1915 में इनका भारत में आगमन हुआ था। जो हेनरी कॉटन है, ये आपके भारतीय सिविल सेवक थे। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थविदों में शामिल है। तो भारतीय जो दादा भाई नौरोजी थे, ये भी आपके अर्थशास्त्री थे। आर सी दत्त भी आपके इकोनॉमिक्स थे। और एम जी रननाडे भी आपके अर्थशास्त्री थे। और डी एन गडगिल भी आपके अर्थशास्त्री थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी आपके अर्थशास्त्री थे। और के टी शाह भी आपके अर्थशास्त्री थे। तो ये सारे सारे लोग आपके अर्थशास्त्र से जुड़े हुए थे। इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था। तो जो भारतीय औद्योगिक आयोग का जो गठन हुआ था, ये आपके 1916 में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1911 में आपके दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और ये आपके जॉर्ज किंग पंचम के समय के स्वागत के लिए किया जा रहा था। और इसी 1911 में आपको दिल्ली को भारत में राजधानी बनाने की भी घोषणा की गई थी। 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, और 1923 में आपके स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना आपके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो पहला औद्योगिक सम्मेलन जो हुआ था, ये आपको 1907 में हुआ था। और 1907 में ही आपके कांग्रेस का भी विभाजन हो गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1903 में जो गांधी जी का जो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन 1903 में हुआ था। और 1905 में एक तो बंगाल विभाजन हुआ था, और दूसरा बंग आंदोलन की शुरुआत भी 1905 में हुई थी, और स्वदेशी आंदोलन भी आपके 1905 में ही हुआ था। और 1919 में आपके मार्लोमेंटो सुधार आया था, और इस मार्लोमेंटो सुधार के तहत आपके मुस्लिम निर्वाचन की बात की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो 1925 में जो
कमेटी का गठन किया गया था, आर्थिक जांच कमेटी की, और आर्थिक जांच समिति की। इसके जो अध्यक्ष थे आपके एम विश्वेश्वरैया थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना ब्रिटिश पदावली के उपयोग से पदावली का उपयोग किया गया था। तो दादाभाई नौरोजी ने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो आनंद मोहन बोस थे, ये आपके कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में से एक थे, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और इस भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी आपके 1883 में हुई थी, 1883 में हुई थी, और बाद में इसका कांग्रेस में विलय हो गया था। जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, और ये कांग्रेस के शुरुआती सदस्य थे, और ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये 1887 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और ध्यान रखना, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। जो फिरोज शाह मेहता थे, ये भी आपके उदारवादी दल के नेता थे, और जो 1890 में जो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके फिरोज शाह मेहता ने ने की थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी। तो भारत में जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी, आपके 1853 में जो बिछाई गई थी, और ये समय आपके लॉर्ड डलहौजी का समय था, और 1848 से 56 तक इनका समय रहा था। और जो लॉर्ड कर्जन थे, इनके समय बंगाल का विभाजन हुआ था, और ये 1899 से लेकर 1905 तक इनका समय रहा था। और जो लॉर्ड वेलेस्ली अपने सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, और इनका समय आपके 1798 से लेकर 1805 तक रहा था। और जो लॉर्ड लिट्टन है, इनका समय आपके 1876 से लेकर 1880 तक इनका समय रहा था। और लॉर्ड लिटन के समय ही महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया था 1877 में। और इस दिल्ली दरबार में बहुत पैसा बहा दिया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। पहला कथन कहता है कि भारतीय हस्तशिल्पों की निर्यात में वृद्धि हुई। तो पहला कथन गलत है। 19वीं शताब्दी में भारत में जो हस्तशिल्प का जो निर्यात था, इसमें कमी आई थी, ना कि वृद्धि हुई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। तो भारत के स्वामित्व वाले जो कारखाने थे, इससे तो इनका तो विनाश ही हो गया था, इनमें तो वृद्धि कैसे हो सकती है। भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण हुआ था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की वजह से हमारे कृषि का वाणिज्यकरण हो गया था। और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि तीव्र वृद्धि हुई, पर इतनी तीव्र वृद्धि नहीं हुई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था। ये ऑप्शन कह रहा है जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार का एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत का जो शोषण का जो इनका जो तरीका था, ये चाहते थे कि जहाँ से भी उनको कच्चा माल मिले, उस पर एक अधिकार करना, उस पर अपना अधिकार जमाना, और उसको ऊंची दरों पर उनको बेचना था। तो इससे भी भारत का शोषण होता था। दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में अनियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। नहीं तो कच्चे माल पर तो उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, और ये भारत के जो कारीगर थे, इनको नियत मात्रा में या नियत कीमत पर ही इनको गुणवत्ता के आधार पर इनको मजबूर किया जाता था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता में से निष्कासित करना। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल भी भारतीयों को साथ प्रतियोगिता नहीं करना चाहते थे। ये भारत के लोगों को प्रतियोगिता से बाहर ही रखना चाहते थे। डी ऑप्शन कह रहा है कि मुक्त व्यापार की नीति। तो ये आर्थिक शोषण का नहीं था, फ्री ट्रेड पॉलिसी इन्होंने ऐसा कोई नहीं, इसको नहीं अपनाया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि किसके माध्यम से भारत का शोषण नहीं होता था। तो ऐसी कोई फ्री ट्रेड पॉलिसी से भारत का कोई शोषण नहीं होता था, ऐसी इन्होंने पॉलिसी नहीं अपनाई थी। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दादाभाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपोन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी शब्द निम्नलिखित कथनों पर कौन सी समुचित रूप से परिभाषित करता है। तो जो अपव्यय का जो सिद्धांत है, या जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी है, ये आपकी कहती है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पादन का एक हिस्सा ब्रिटेन में चला जाता है, ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है, जबकि हमें बदले में इसको कुछ नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शन ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संपत्ति के कुल वार्षिक उत्पादन का एक हिस्सा ब्रिटेन के निर्यात किया जाता है, तो जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आपके भारत में उपनिवेशी शासनकाल के जो होम चार्जेस थे उनके बारे में पूछा गया और आपके सामने 3 कथन और आपको बताना है कि इसमें कौन-कौन से कथन सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। आपको बताना है कि इसमें कौन सी निधि या निधियां के संगठन में शामिल थी। ये ऑप्शन कह रहा है कि लंदन में ईस्ट इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो लंदन में जो इंडिया ऑफिस था, इनके जितने भी खर्चे होते थे, इस शहर का सारा जो पैसा जाता था ये भारत से जाता था। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन आदि हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो होम चार्जेस के अंतर्गत जो भारत में जो कार्यरत अंग्रेजी जो भारत में जो जितने भी अंग्रेजी कर्मचारी थे, इनके जितने भी वेतन भत्ते पेंशन दी जाती थी, सभी के सारे पैसे भारतीय के द्वारा ही दिए जाते थे। तो ये भी आपके होम चार्जेज में शामिल होता था। तीसरा आपके भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने हेतु अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत के बाहर अगर अंग्रेज कोई युद्ध भी लड़ते थे, तो उसके लिए भी ये यहाँ से पैसा ले जाते थे। तो ये भी हमारे होम चार्जेज के अंतर्गत आएगा। तो ये सारे के सारा इसमें इसमें शामिल होगा। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। तो रेल सेवा की सबसे पहले जो शुरुआत की थी आपकी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है और आपको बताना कि इसमें 3 कथन दिए गए हैं। आपको बताना कि कौन कौन से कथन सही है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी आपकी 1820 में इसकी शुरुआत हुई थी और कर्नल रीड और थॉमस मुनरो इससे जुड़े हुए थे और ये आपकी 51% भूमि पर इसको लागू किया गया था और इसमें उपज का 1/2 भाग या 50% को उपज के रूप में वसूला जाता था। और पहला कथन कह रहा है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। रैयत का मतलब किसान होता है और रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में जो लगान होता था यह सीधे सरकार आपके किसानों से लेती थी। दूसरा कथन कह रहा है कि सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तो दूसरा कथन भी ठीक है। सरकार गवर्नमेंट जो आपके किसानों को पट्टे देती थी। तीसरा कथन कह रहा है कि कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो तीसरा कथन भी ठीक है। टैक्स लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और मूल्य निर्धारण किया जाता था कि इतना आपको देना है। तो इसमें तीनों के तीनों कथन ठीक है। तो वैसे जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेलेस्ली ने पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि। तो जो बेलेस्ली इन्होंने पोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना की थी और ये स्थापना आपके कलकत्ता में की गई थी और इसकी स्थापना 1800 में की गई थी और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए या जो सिविल सेवक होते थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो जो डी ऑप्शन यही कह रहा है कि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। इस वजह से इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन होगा और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन होगा, ये कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को खो दिया था। तो जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था जिसमें आपके जो व्यापार के भारत के साथ जो एकाधिकार व्यापार का जो एकाधिकार दिया था वो छीन लिया गया था और इनको इनको चीन और चाय का व्यापार इनके पास रहने दिया गया था और इस चीन और चाय के व्यापार को भी 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था इसको भी इनसे छीन लिया गया था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये कह रहा है कि चाय के व्यापार को एक अधिकार को खो दिया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट में इन्होंने खो दिया था। जो 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को जो वेतन भत्ते दिए जाते थे, इनका इनको जो भारतीय राजस्व से इनको पैसे दिए, इनकी सैलरी वेतन भत्ते जो होंगे भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था ये आपके एक तो भारत के साथ जो व्यापारिक एक अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया था। दूसरा ये प्रावधान किया गया था कि जो अंग्रेज होंगे, ये जो कंपनी होगी, ये भारतीय शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए हर साल खर्च करेगी। और जो ऑप्शन डी है 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें आपके पहली बार तो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी जो आपके प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनके लिए, यानी यूँ बोले कि जैसे इस तरह हमारी यूपीएससी एग्जाम होती है ठीक इस टाइप की एग्जाम कराते थे ये भी। और इसे चार्टर एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को भी अलग अलग कर दिया गया था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यही समाप्ति हो जाती है और आप कोशिश करना कि अपने यार दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने भाई भतीजों के साथ इस वीडियो को शेयर करना अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।